तो हम पढ़ रहे थे फोर्थ थियरी, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थियरी हम पढ़ रहे थे। मैं एक बार लिख देता हूं कि मॉडर्न सिंथेटिक थियरी में हमने ये बताया था, देखो हम लोग थियरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में आपको पता है कि चार थियरी थी। पहली थियरी थी लेमार्क की थियरी, दूसरी थियरी थी डार्विन की थियरी, तीसरी थियरी थी ह्यूगो डी व्रीज की थियरी, दैट इज म्यूटेशन थियरी, और चौथी थियरी है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी जो थी ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है, और ये थियरी ये कहती है कि इवोल्यूशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो वो थियरी का वही पॉइंट में लिखने जा रहा हूं। कौन कौन सी चीजें जिससे इवोल्यूशन होगा, राइट। किन किन चीजों से एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इवोल्यूशन का तो डेफिनेशन पता ही है तुम लोगों को, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव आना। तो कौन कौन से फैक्टर है, इसमें से पहला फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, दैट इज जीन माइग्रेशन। ये फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरा फैक्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। मैं क्या करके पहले फैक्टर लिख देता हूं। तीसरा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट। चौथा आइसोलेशन। पांचवा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, ये 8 फैक्टर है। अब पहला फैक्टर हम पढ़ चुके हैं जिससे इवोल्यूशन होता है। पहला फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज जीन माइग्रेशन, जो कि मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर एक पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल के दूसरे पॉपुलेशन में जा रहे हैं, तो जिस पॉपुलेशन से निकल रहे हैं उसका भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, और जिस पॉपुलेशन में जा रहे हैं उसका भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। तो जहां से निकलते हैं, जिस पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल रहे हैं, तो उस पॉपुलेशन का क्या हुआ, एम माइग्रेशन, ई एम वाला एम माइग्रेशन, और जिसमें जा रहे हैं उसमें इम माइग्रेशन। अगर ये कंटिन्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं जीन फ्लो। उसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। सेकंड आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन अगर आप देखो, राइट, सो ये डार्विन की थ्योरी थी। डार्विन ने कहा था कि नेचर कुछ वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है। जैसे कि मैं तुम लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगा नेचुरल सिलेक्शन का। तुम लोगों को पता है कि नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएशन कॉज नहीं करता, नेचर सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है। आ रही मेरी बात समझ में? नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये डार्विन की थ्योरी क्या बोल रही थी कि नेचर ने
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन क्रिएट करवाया कि नेचर ऑलरेडी वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है? बताइए। सेलेक्ट करता है। यस, नेचर ऑलरेडी कुछ वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है। यही था डार्विन की थियरी। तो डार्विन के थियरी के अनुसार हमें पता है कि डार्विन ने बताया था कि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो नेचर उनके बच्चों को ज्यादा सिलेक्ट करता है, और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेचर उनके बच्चों को कम सिलेक्ट करता है, बैलेंस बनाए रखने के लिए। ऐसा इसके लिए बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बड़े ऑर्गेनिजम्स कम बेबी प्रोड्यूस करते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए नेचर देख रहा है कि जो कम बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए उनके ज्यादा बेबी को सिलेक्ट किया जाए, और जो ज्यादा बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कम बेबी को सिलेक्ट किया जाए, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। मतलब नेचुरल सिलेक्शन किस बेसिस पे काम कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे काम कर रहा है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि बड़े ऑर्गेनिजम्स थोड़े नंबर ऑफ बेबी कम प्रोड्यूस करते हैं और छोटे ऑर्गेनिजम्स थोड़े नंबर ऑफ बेबी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बेसिस पे नेचर सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं एग्जांपल देता हूं नेचुरल सिलेक्शन का। सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं पेपर्ड मॉथ का। मॉथ मतलब ये एक इंसेक्ट है। इसको हम बिस्टन बिटुलेरिया भी कहते हैं। बिस्टन बिटुलेरिया भी कहते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। ये एक इंसेक्ट है, एक है बिस्टन बिटुलेरिया टिपिका, और एक है बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरा। कार्बोनेरिया। तो जो बिस्टन बिटुलेरिया है, इसका विंग व्हाइट कलर का है। इसका व्हाइट कलर का विंग है, राइट। और ये वाला जो है इसका विंग ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब यहां पे ऐसा है कि जो कैपिटल जी है वो रिसेसिव है। मैं यहां पे लिखता हूं कि जो कैपिटल जी वाला जीन है ये रिसेसिव है, और ये रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट विंग के लिए। ठीक है, और जो कैपिटल बी वाला है, कैपिटल बी वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट अलील है, और ये ब्लैक विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाइट विंग वाले जो है, व्हाइट विंग होने के लिए दोनों भी जी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा बताओ? क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है? जब वो होमोजाइगस होता है, पता है ना ये? यस सर। तो ये जो जी वाला है वो रिसेसिव है, और जो व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब व्हाइट दिखने के लिए दोनों भी जी चाहिए होना चाहिए। जबकि ये वाला ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें ये कैपिटल जी और कैपिटल बी, तो इसमें एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, तो बी यहां पे डोमिनेंट है ना। तो एक भी अगर डोमिनेंट होगा तो भी ब्लैक ही होगा, बराबर? या यस सर।
या फिर दोनों भी बी होगा, तो ये अलील होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाइट कलर वाले विंग में जीजी होगा और ब्लैक कलर वाले में जीबी या बीबी, याद रखना। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना आप लोग। अब इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लैंड में पहले पोल्यूशन नहीं था। इंग्लैंड में पहले क्या नहीं था? पोल्यूशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, मतलब इंडस्ट्रीज आने के पहले इंग्लैंड में पोल्यूशन नहीं था, याद रखना। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि कोई पोल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो लाइकेंस ग्रो होते हैं। लाइकेंस जो होते हैं वो अलगी और फंगस का एसोसिएशन है, जो कि पेड़ों के बार्क्स पे, पेड़ों की डालियां पे ग्रो होती है। अब अगर लाइकेन ग्रो हो रहा है ना, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन नहीं है, एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन है। पर अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है तो लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे। तुम लोग अपने दिमाग में खाली इतना याद रख लेना। मैं इधर तुम लोगों के लिए लिख ले रहा हूं कि अगर पोल्यूशन नहीं है तो ही लाइकेंस ग्रो होंगे, और अगर पोल्यूशन है तो लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे। लाइकेंस का कलर व्हाइट कलर का होता है, हल्का हल्का व्हाइट कलर का होता है, और ये पेड़ों पे ग्रो होते हैं। तो लाइकेंस ग्रो होने की वजह से ट्री के बार्क कैसे लगने लगेंगे? हल्के से व्हाइट कलर के। ट्री के बार्क थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के अपीयर लगने लगेंगे। ये रिलेशन बना रहा हूं। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पोल्यूशन था नहीं। तो होता क्या था कि पेड़ पे, बताओ, लाइकेंस ग्रो होगा कि नहीं होगा? पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस ग्रो होगा कि नहीं होगा पेड़ पे? यस सर। और लाइकेंस ग्रो होने की वजह से पेड़ के जो बार्क्स है वो व्हाइट कलर के होने लगे, क्योंकि पेड़ों की डालियों पे लाइकेंस ग्रो होता था। अब तुम लोगों को मैं दो तरीके के यहाँ पे लाइकेन दिखा रहा हूं। अच्छा, दो कलर के मौत दिखा रहा हूं। ये एक मौत है ऐसे बटरफ्लाई शेप, व्हाइट कलर का। और एक दूसरा मौत दिखा रहा हूं जो कि ब्लैक कलर का है, मतलब उसका विंग ब्लैक कलर का है। समझ लो, अभी ब्लैक कलर का बोर्ड है तो मैं ब्लैक यूज नहीं कर सकता। तो अब ऐसा था कि व्हाइट कलर का मॉथ भी बैठता था पेड़ पे और ब्लैक कलर का मॉथ भी बैठता था पेड़ों पे। व्हाइट विंग वाला भी बैठेगा, ब्लैक विंग वाला भी बैठेगा। अब ये मॉथ को खाने के लिए बर्ड्स आती है। कौन आती है? बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड्स। तो ये मौत को खाने के लिए जब बर्ड्स आती है तो तुम मेरे को बताओ कि पेड़ के ऊपर लाइकेंस ग्रो हो रहा है। लाइकेंस कलर व्हाइट होने की वजह से पेड़ की डालियां व्हाइट कलर की हो गई है। तो जो व्हाइट वाला मॉथ है वो बर्ड्स को इतने अच्छे से दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि व्हाइट मॉथ जो बैठा है पेड़ पे, पेड़ का बैकग्राउंड भी, पेड़ का कलर भी व्हाइट हो गया है। तो व्हाइट कलर का मॉथ भी जब बैठेगा
तो वो तो बर्ड्स को अच्छे से दिखेगा नहीं, पर उसी पेड़ पे ब्लैक वाला मॉथ भी बैठा हुआ है, तो बर्ड को कौन सा मॉथ ज्यादा क्लियर दिखेगा वो बताओ, व्हाइट वाला कि ब्लैक वाला? ब्लैक। ब्लैक वाला मॉथ ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्यों? यस सर। क्योंकि व्हाइट वाला मॉथ छुप जाएगा, कीमोफ्लॉज हो Yes, sir. जाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर का है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन नहीं है तो लाइकेंस ग्रो होंगे, लाइकेंस ग्रो होंगे तो पेड़ का कलर व्हाइट कलर का होगा, तो व्हाइट वाला मॉथ इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा बर्ड्स को, पर ब्लैक वाला मॉथ फटाक से नजर में आ जाएगा बर्ड्स के। तो ये देखा गया कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट विंग वाले मॉथ का नंबर ज्यादा था, इनका नंबर ज्यादा था। ये लगभग कितने परसेंट थे? 85% थे। और ब्लैक विंग वाले मॉथ का नंबर कम था। ये कितने परसेंट थे? सिर्फ 15% के आसपास थे। पर अब हुआ क्या, मतलब यहां पे मैं अलील बताऊंगा आप लोगों को। अलील तो तुम लोगों को पता है व्हाइट विंग का क्या है। व्हाइट विंग का अलील था ये, और ब्लैक वाले का क्या था? या तो ये या तो ये। ये कहानी कब की है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज खुलने लगी, पोल्यूशन होने लगा। पोल्यूशन होने की वजह से तुमको पता है कि कार्बन सब निकलने लगे, कार्बन सूट सब इंडस्ट्री से निकलने लगे, और वो सब कार्बन जाके पेड़ों के डालियों पे लग जाते थे, तो पेड़ की डालियां जो है वो ब्लैक होने लगी। तो पोल्यूशन में क्या लाइकेन ग्रो होगा क्या? बताओ मुझे निकिता। नो सर। क्योंकि तुमको पता है पोल्यूशन नहीं होगा तो ही लाइकेन ग्रो होगा, पर यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो अब हम कहानी देख रहे हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो पोल्यूशन होने लगा तो लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे, प्लस पोल्यूशन के जो ब्लैक कलर के कार्बन एफ्लुएंट्स है वो पेड़ पे जाके जमा होने लगेंगे, तो अब पेड़ का कलर कैसा लगेगा? व्हाइट की ब्लैक? ब्लैक। तो अब कौन सा मॉथ ज्यादा अच्छे से बर्ड्स को दिखेगा, व्हाइट विंग वाला मॉथ कि ब्लैक विंग वाला मॉथ? सर व्हाइट वाला मॉथ। व्हाइट विंग वाला मॉथ ज्यादा अच्छे से दिखेगा बर्ड्स को, तो अब बर्ड्स वाली व्हाइट विंग मॉथ को खाएंगी। तो ऐसा करके हुआ क्या कि अब व्हाइट विंग वाले मॉथ का नंबर कम होने लगा, और ब्लैक विंग वाले मॉथ का नंबर बढ़ने लगा। और पूरा उल्टा हो गया। ये कितने परसेंट हो गए अभी? 15। और ये कितने परसेंट हो गए? 85। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले देखो अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसा था। पहले कौन से अलील ज्यादा थे? पहले का पॉपुलेशन है। इंडस्ट्री तुमको पता है ना, ये अलील है दोनों के दोनों। तो पहले अलीलिक फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा था? कैपिटल जी वाले का अलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कौन सा अलीलिक फ्रीक्वेंसी का ज्यादा हो गया? कैपिटल जी बी वाले और कैपिटल बी वाले का अलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। तो ये एक पॉपुलेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये दूसरे पॉपुलेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी। क्या दोनों भी पॉपुलेशन को कंपेयर करने पर हमको दोनों के भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? बताइए। सर अलग अलग। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कि इवोल्यूशन हुआ है, यस सर। क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब आप एक पॉपुलेशन में या एक जनरेशन में देख के आप इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन बोलने के लिए
दो पॉपुलेशन को कंपेयर करोगे और जब आपको पता चलेगा कि जेनेटिक लेवल पर अलिलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव हुआ है, तब हम कहेंगे पॉपुलेशन। अब यहां पे इवोल्यूशन आप लोग कह रहे हो कि हुआ है क्योंकि अलिलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया है कंपेयर करने पर। तो ये बदलाव किस वजह से आया? ये बदलाव आया नेचर के वजह से। नेचर मतलब नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने पहले किसको सिलेक्ट किया था? पहले व्हाइट विंग वाले को नेचर ने सिलेक्ट किया था, इसके लिए उनका नंबर ज्यादा था। पर जैसे ही एनवायरमेंट, मैंने पहले बोला एनवायरमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो पर्यावरण बदला, नेचर ने अब दूसरे लोगों को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो अब नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? ब्लैक विंग वाले मौत को सिलेक्ट किया, और ब्लैक विंग वाले मौत को सिलेक्ट किया तो इनका नंबर बढ़ गया। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन की नेचर सिलेक्ट करता है, और नेचर सिलेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि जब जब पर्यावरण बदलेगा, जब जब एटमॉस्फेयर बदलेगा, तब तब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा, और जब जब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा तब तब इवोल्यूशन होगा। और इवोल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि कैसे मैंने रिलेशन बनाया देखो ना, एनवायरमेंट जब जब चेंज होगा तब तब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा, और जब जब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा तब तब इवोल्यूशन होगा। इसका मतलब इवोल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट कभी भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, वो चेंज होते ही रहेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, और याद रखना कि इसके बाद इंग्लैंड में आज वापस से पोल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि लोग अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन कम होने लगा इंग्लैंड में, और वापस से इंग्लैंड में वाइट विंग मॉथ का नंबर ज्यादा होने लगा। वाइट विंग मॉथ का नंबर ज्यादा होने लगा आज के डेट में, क्योंकि अब पोल्यूशन कम हो रहा है, तो वहां पे लाइकेंस अब ग्रो होने लगे, और वापस से ब्लैक विंग वाले मौत का नंबर कम होने लगा। तो मैंने तीन कहानी बताई है कि पहले अलिलिक फ्रीक्वेंसी अलग थी, फिर वापस से बदली, और फिर वापस से आज बदल गई, क्योंकि आज के डेट में इंग्लैंड में पोल्यूशन वापस से कम हो रहा है। बोलो, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। अब ये जो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट है, हुआ क्या था? ये एक मास्टर प्लेट है, ठीक है, और इस पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो हुए, कुछ बैक्टीरिया ग्रो हुए यहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट पहली बात किया किसने? जोशुआ लीडरबर्ग ने किया। इस प्लेट पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो हुए, ये कॉलोनी मिली है। अब उसने क्या किया, एक ऐसा वुडन ब्लॉक लिया, पता है वो स्टैंप होता है, हम स्टैंप मारते हैं, ऐसा स्टैम्प जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे स्टराइल वेलवेट क्लॉथ लगा हुआ है। स्टराइल वेलवेट, वेलवेट क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा है, लगा हुआ है, और ये वुडन ब्लॉक है। और उसने कुछ और प्लेट ली थी, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, एक सेकेंड, ये प्लेट 2, एक सेकेंड, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट ली उन्होंने। इन प्लेट को बोला रेप्लिका प्लेट, इसको बोला रेप्लिका प्लेट 1, इसको बोला रेप्लिका प्लेट 2, इसको बोला रेप्लिका प्लेट 3। ये प्लेट लिया उन्होंने, इस प्लेट के अंदर भी न्यूट्रिएंट मीडियम था, मैं वो लिख दूं आपको।
इस प्लेट के अंदर सब में क्या था? न्यूट्रिएंट मीडियम था। इधर भी न्यूट्रिएंट मीडियम था। ठीक है, पर क्या था कि इसमें, इन सभी में नो डाउट इधर भी न्यूट्रिएंट मीडियम ही था, तभी तो कॉलोनी ग्रो हुई थी। पर इन सब में उसने न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ एंटीबायोटिक भी डाला था। क्या डाला था? एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। इसमें भी क्या था? पेनिसिलिन था। इधर भी पेनिसिलिन था। ठीक है, और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है। ये जो ग्रो हुई है ये क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनीज है। अब इधर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ डाला ही नहीं। पहले जोशुआ लीडरबर्ग ने क्या किया, इस प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम था और उसने इसमें बैक्टीरिया डाला, तब जाके इधर बैक्टीरिया ग्रो हुए। इसके लिए आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज मिल रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे उसने बैक्टीरिया डाला ही नहीं है, तो इधर आपको कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनीज नहीं मिलेगी। अब उसने क्या किया, उसने ये वुडन ब्लॉक की मदद से, ये जो वुडन ब्लॉक है इसकी मदद से इसको लेके ऐसे इस पे प्रेस किया और इस पे डाला। समझ रहे हो? मतलब ये कॉलोनीज को यहां से रेप्लिका प्लेट 1 में ट्रांसफर किया। क्या किया उसने? ये वुडन ब्लॉक लिया, उसको इस पे थोड़ा सा हल्का प्रेस किया तो कॉलोनीज लग गई, और बाद में इसी वुडन ब्लॉक को यहां से उठा के रेप्लिका प्लेट 1 पे डाल दिया। तो जो कॉलोनीज यहां की थी वो इधर आ जाएगी। पर इस प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम था बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, पर एंटीबायोटिक भी था। क्या था वो एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो यहां पे उसको 4 कॉलोनी नहीं मिली इस जगह पर, इस जगह पर उसको सिर्फ एक ही कॉलोनी मिली, वो भी ये पोजीशन वाली। यही पोजीशन वाली कॉलोनी यहां पे ग्रो हो पाई। ये घड़ी की तरह आप देखो, 12, 3, 6, 9, तो सिर्फ 6 बजे वाली ही कॉलोनी ग्रो हुई है। क्यों? तो उसने क्या यहां से उसके दिमाग में एक चीज आया क्या, कि अगर कॉलोनीज ग्रो हो रही है तो सिर्फ यही वाली कॉलोनी क्यों ग्रो हुई? बाकी के भी कॉलोनी ग्रो होनी चाहिए थी, है कि नहीं? उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैंने पेनिसिलिन डाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी की भी कॉलोनी गई पर वो मर गई, पर सिर्फ यही कॉलोनी क्यों ग्रो हुई? क्या वो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट हो गई कि वो पहले से थी? ये सोच रहे हो? उसके दिमाग में 2 क्वेश्चन आया कि भाई इसी पोजीशन वाले पे क्यों कॉलोनी ग्रो हुआ? अगर ग्रो होना ही है, अगर अगर पेनिसिलिन डाला तो सबके सब मर जाने चाहिए थे, पर अगर ये ग्रो हो रहा है तो बाकी के लोग भी ग्रो होने चाहिए थे। ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम भी ये वुडन ब्लॉक लेके इस पे प्रेस किया और अब रेप्लिका प्लेट 2 पे डाला। इसमें भी ऑलरेडी पेनिसिलिन था, तो वापस से ये वुडन ब्लॉक लिया, इस पे प्रेस किया और उसको ट्रांसफर किया रेप्लिका प्लेट 2 पे। तो रेप्लिका 2 पे जब डाला, फिर से उसको वही पोजीशन वाली कॉलोनी मिली, 6 बजे वाली।
और वो फिर से हैरान, वो बोल रहा है कि भाई मैं जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मेरे को इसी पोजीशन वाली कॉलोनी मिल रही है, बाकी के पोजीशन वाली भी मिलनी चाहिए, पर वो नहीं मिल रही है क्योंकि वो एंटीबायोटिक को मर गई। एंटीबायोटिक कैसे मर गई, पर यही बच रही है बार बार। तो उसके दिमाग में अब क्लिक हुआ कि ये वाली कॉलोनी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक वाले को। तो अब उसको ये कंफर्म करना था कि क्या ये कॉलोनी एंटीबायोटिक के डालने पर रेजिस्टेंट हुई है कि उस पहले से ही रेजिस्टेंट थी। समझ रहे हो आप? एंटीबायोटिक के डालने से हो रही है कि पहले से रेजिस्टेंट थी। तो उसने क्या किया, वापस से फिर से वुडन ब्लॉक लेके इस पे प्रेस किया और अब रेप्लिका प्लेट 3 पे डाला। रेप्लिका प्लेट 3 पे डाला। तो जब 3 पे डाला तो फिर से उसको वही 6 बजे की पोजीशन वाली कॉलोनी मिली, और वो अब उसका कंफर्मेशन मिल गया कि ये वाली जो कॉलोनी है वो पहले से ही एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हुई है, ना कि एंटीबायोटिक को देख के रेजिस्टेंट हुई है। पहले से ही वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट थी। अब वो एकदम क्लियर हो चुका था। लास्ट में उसने क्या किया, मेन मास्टर प्लेट जो था, ये मास्टर प्लेट, इस मास्टर प्लेट के अंदर ही उसने एंटीबायोटिक डाल दिया। और ये जो मास्टर प्लेट था इसी के अंदर उसने क्या डाल दिया, एंटीबायोटिक डाल दिया, दैट इज पेनिसिलिन। और तब उसने देखा कि मास्टर प्लेट में डालने के बाद भी उसको इसी पोजीशन की कॉलोनी खाली मिल रही है, बाकी सब पोजीशन की कॉलोनी मर गई। ये जब उसने किया तब उसने ये बता दिया कि भाई ये जो 6 बजे वाली जो कॉलोनी है ये एंटीबायोटिक को देख के म्यूटेशन नहीं हुआ है इसके अंदर, एंटीबायोटिक को देख के ये रेजिस्टेंट नहीं हुआ है, एंटीबायोटिक को देख के रेजिस्टेंट नहीं हुआ है, ये पहले से ही एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट था। मतलब ये म्यूटेड फॉर्म का कॉलोनी है, म्यूटेटेड मतलब इसमें म्यूटेशन हुआ है, इसके जीन में कुछ बदलाव आया है, कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये पहले से ही एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है। क्यों? अगर म्यूटेशन नहीं हुआ होता, अगर ये रेजिस्टेंट नहीं होता तो ये भी मर जाता था, पर हर टाइम उसको इसी पोजीशन की कॉलोनी मिल रही है। मतलब ये दर्शा रहा है कि ये कॉलोनी जो 6 बजे की पोजीशन वाली है वो पहले से ही म्यूटेटेड है कि पेनिसिलिन को देख के म्यूटेट हो रही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, मास्टर प्लेट के अंदर ही उसने पेनिसिलिन डाल दिया, तो भी उसको उसी पोजीशन वाली खाली कॉलोनी मिली। और ये देख के उसने कंफर्म कर लिया कि म्यूटेशन प्रीडोमिनेंट होती है, म्यूटेशन देख के नहीं होती किसी भी चीज को, म्यूटेशन पहले से ही होती है। समझ में आ रहा है? जोशुआ लेडरबर्ग ने यह चीज बताया कि एंटीबायोटिक के डालने पर कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं हो जाता, वो बैक्टीरिया पहले से ही एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट था। आ रहा है समझ में कुछ इस एक्सपेरिमेंट से? यस और नो? गरिमा, निकिता, सिया, मुझे आंसर चाहिए यस और नो में। यस सर। मतलब जोशुआ लेडरबर्ग के एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद ये जानना था कि क्या कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को देख के रेजिस्टेंट होता है कि पहले से ही वो रेजिस्टेंट होता है। तो बताओ इससे क्या समझ में आया जोशुआ लेडरबर्ग को, कि वो देख के रेजिस्टेंट हुआ है बैक्टीरिया कि वो बैक्टीरिया पहले से रेजिस्टेंट था? पहले से रेजिस्टेंट था। ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ क्योंकि जब उसने मास्टर प्लेट के अंदर ही जब उसने एम्पेसिलिन डाल दिया तब भी उसको 6 बजे की वहीं पे उसको कॉलोनी मिली, बाकी सब मर गई। तो इससे वो क्लियर हो गया कि कोई बैक्टीरिया पहले से ही रेजिस्टेंट था उस चीज को। तो यहां पे नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? एंटीबायोटिक सेंसिटिव वाले बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर रहा है? बताइए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले। हाँ, तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है। नेचर किसी एक टाइप को सिलेक्ट कर रहा है तो आगे के जनरेशन में हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले ज्यादा दिखेंगे। तो ये भी एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। समझ में आई बात?
नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सिलेक्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वालों को नेचर सिलेक्ट कर रहा है। ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। तीसरा एग्जांपल, एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूं, शायद से वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल 3, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। Yes. आपको पता है कि डीडीटी जो है, डीडीटी वो एक पेस्टिसाइड है, मच्छरों को मारने के लिए एक केमिकल यूज की जाती है। अब ऐसा है कि हम कहते हैं आज के डेट में कि पहले डीडीटी डालते थे तो मच्छरें मर जाती थी, पर आज के डेट में जब हम डीडीटी डालते हैं तो मच्छर नहीं मरते। जैसे मॉर्टिन, ऑल आउट, ये सब के अंदर डीडीटी है। तो आज के डेट में डीडीटी डालने पर मच्छरों पे कुछ असर नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि मच्छर अब डीडीटी को रेजिस्टेंट हो गए हैं। डीडीटी डालने पर मच्छरों में म्यूटेशन हो गया और मच्छर डीडीटी को क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं। पर नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, नहीं, डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मच्छर पहले से ही थे पर उनका नंबर कम था। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि दो तरीके के मच्छर है, एक डीडीटी रेजिस्टेंट वाला मच्छर है और एक डीडीटी सेंसिटिव वाला मच्छर है। पर पहले एटमॉस्फेयर में डीडीटी रेजिस्टेंट वाला मच्छर कम था और डीडीटी सेंसिटिव वाला मच्छर ज्यादा था। लगभग 1% था खाली डीडीटी रेजिस्टेंट वाला मच्छर, और ये लगभग 99% था। तो हुआ क्या, अब एनवायरमेंट में, अब मनुष्य, इंसान एनवायरमेंट में क्या डालने लगा मच्छर को मारने के लिए, डीडीटी डाला। मतलब एनवायरमेंट सेम है कि अब एनवायरमेंट चेंज हुआ, बताइए। चेंज हुआ। एनवायरमेंट जब जब बदलेगा तब तब वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा। तो डीडीटी डालने पर डीडीटी सेंसिटिव वाले मच्छर मरने लगे और जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे वो बचने लगे। मतलब नेचर अब इन लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। तो जिनको सिलेक्ट करेगा उनका नंबर अगले जनरेशन में ज्यादा होगा। तो अगले जनरेशन में क्या हुआ कि अब डीडीटी रेजिस्टेंट वाले जो मच्छर थे इनका नंबर अब ज्यादा हो गया, इनका नंबर क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया है, और ये आज के डेट में लगभग 99% हो चुके हैं। और जो डीडीटी सेंसिटिव वाले मच्छर थे इनका नंबर अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो नेचर ने सिलेक्ट किया, नेचर ने डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मच्छरों को सिलेक्ट किया। तो अब तुम लोग मेरे को सोच के बताओ कि क्या मच्छर डीडीटी को देख के रेजिस्टेंट हुए कि वो पहले से ही रेजिस्टेंट थे, जो आज की डेट में मच्छर है? तो पहले से ही रेजिस्टेंट था। पहले से ही थे। यही तो डार्विन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वेरिएशन पहले से ही था, पहले से ही वैरायटी है, पहले से ही वैरायटी है। नेचर वेरिएशन नहीं लेके आता है, नेचर खाली वेरिएशन को सिलेक्ट करता है। कौन से वाले वेरिएशन को सिलेक्ट करता है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इस पे फोकस किया। डार्विन ने वही तो बोला, पहले से ही बड़े नेक वाला जिराफ था, पहले से ही छोटे नेक वाला जिराफ था, पर एनवायरमेंट बदला, इसके लिए नेचर ने बड़े नेक वाले को सिलेक्ट किया। वैसे ही यहां पे भी एनवायरमेंट बदला, एनवायरमेंट में क्या आया, डीडीटी आया। नेचर बदला तो एनवायरमेंट बदला तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा। तो नेचर ने अब किसको सिलेक्ट किया,
इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए इसका नंबर आज ज्यादा है। तो जो लोग कहते हैं कि मच्छर आज के डेट में डीडीटी को रेजिस्टेंट हो गए हैं, क्या ये बोलना सही है कि गलत है? सर गलत है। क्योंकि डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मच्छर पहले से ही थे, पर उनका नंबर कम था, उनको उनकी काबिलियत नहीं पता थी। डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मच्छरों को उनकी काबिलियत नहीं पता थी कि भाई हम डीडीटी से फाइट कर सकते हैं। उनके पास वो जीन्स था, पर उनको फिर भी अपनी काबिलियत का अंदाज नहीं था। वो तो पर्यावरण जब बदला तब उनको अपनी काबिलियत का पता चला। तो इसके लिए हम कई बार ऐसे भी कहते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? टू रिवील द हिडन पोटेंशियल। टू रिवील द हिडन पोटेंशियल का मतलब है अपनी अंदर की छुपी हुई क्षमता को पता करना। ये भी इवोल्यूशन का डेफिनेशन है, टू रिवील, पता करना अपने अंदर का हिडन पोटेंशियल, छुपा हुआ काबिलियत को पता करना। क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म के पास वो जीन्स है, तभी तो वेरिएशंस है ना सभी के अंदर। और डेफिनेटली मच्छरों के अंदर वेरिएशंस होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि मच्छर भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। और तुमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नंबर ऑफ बेबी बनते हैं सारे के सारे, क्या वो सारे बेबी जेनेटिकली सेम होते हैं कि जेनेटिकली अलग अलग होते हैं? अलग अलग। यही तो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन होने की वजह से नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा अच्छे से ऑपरेट करेगा, मतलब इवोल्यूशन होगा। तभी तो हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है इवोल्यूशन को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर नहीं करता इवोल्यूशन को। क्योंकि ए सेक्सुअल में सबके सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सबके सब एक साथ मरेंगे। समझ रहे हो? अब तो नेचुरल सिलेक्शन वहां पे वर्ड में यूज ही नहीं कर सकता। सिलेक्शन में वर्ड कहां पे यूज करूंगा? जहां पे अलग अलग लोग है, वेरिएशन है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ कुछ इवोल्यूशन की? नहीं बताइए। यस सर। तो ये तीसरा एग्जांपल था नेचुरल सिलेक्शन का। तो इससे तुमको ये समझ में आया, ये जो जोशुआ लेडरबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जोशुआ लेडरबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसका एक्सपेरिमेंट करने का ये मेन मकसद ये जानना था कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म कोई केमिकल डालने की वजह से रेजिस्टेंट हो रहा है, कि वो ऑर्गेनिज्म पहले से ही रेजिस्टेंट था उस चीज को। तो तुमको ये पता चला कि वो ऑर्गेनिज्म पहले से ही रेजिस्टेंट था उस चीज को, तभी तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि जब जब वो इधर से उठा के इधर डाला था, उसको यही कॉलोनी मिल रही थी। अगर ये इसको देख के रेजिस्टेंट हो रहा है, तो बाकी के लोग भी तो रेजिस्टेंट होने चाहिए थे ना, तो वो भी तो ग्रो होने चाहिए थे कि नहीं? क्वेश्चन पूछो ना अपने आप से कि तुम लोगों ने जब वुडन ब्लॉक लेके इधर लगा के इधर लगाया, तो अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ये वाला ऑर्गेनिज्म देख के अगर रेजिस्टेंट हो रहा है, तो बाकी के लोग भी देख के रेजिस्टेंट हो जाने चाहिए। यही वाला क्यों हो रहा है? अगली बार फिर से किया, फिर से मिल रहा है, फिर वापस से किया, फिर से मिल रहा है। अगर यही वाला देख के अपने आप को म्यूटेट कर दे रहा है, मतलब यही वाला कॉलोनी जो है वो पेनिसिलिन को देख के अपने आप को रेजिस्टेंट कर दे रहा है, तो बाकी के लोग भी देख के कर देने चाहिए। यही क्यों कर रहा है? तो कंफर्म करने के लिए अगली बार डाला, फिर से मिला, फिर अगली बार डाला, फिर से मिला। तो ये उसको और कंफर्म करता गया कि भाई ये कॉलोनी पहले से ही म्यूटेटेड है, ये कॉलोनी देख के म्यूटेट नहीं हुआ है, पेनिसिलिन को पहले से ही देख के म्यूटेटेड है। अब पूरा 100% श्योर करने के लिए लेडरबर्ग ने क्या किया भाई, वो एम्पेसिलिन को वो पेनिसिलिन को उठा के मास्टर प्लेट में ही डाल दिया। अब मास्टर प्लेट में डालने पे भी फिर उसको 6 बजे की तरफ ही कॉलोनी मिल रही है। तब वो कंफर्म कर दिया कि म्यूटेशन आर प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब है म्यूटेशन पहले से ही हुआ होता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि उसने ये कंक्लूड कर दिया, क्या कंक्लूड किया? कि म्यूटेशंस आर प्री एडॉप्टिव। प्री डोमिनेंट नहीं बोलना चाहिए, प्री एडॉप्टिव बोलना चाहिए। कोई ऑर्गेनिज्म देख के अपने आप को अडेप्ट नहीं करता, वो ऑर्गेनिज्म पहले से ही उस चीज को अडेप्टेड रहता है। समझ में आया? मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज को देख के अपने आप को म्यूटेट नहीं करेगा, वो पहले से ही म्यूटेटेड रहता है। वही तो मैंने कहा, कोई भी इंडिविजुअल अपने आप कैसे अपने जीन्स में बदलाव ला देगा? कोई भी इंडिविजुअल अपने आप कैसे अपने जीन्स में बदलाव ला देगा? वो तो बदलाव नहीं ला सकता। मैं चाहूं भाई मेरा जीन म्यूटेट हो जाए और मेरे को पंख निकल जाए और मैं उड़ू, नहीं होगा पॉसिबल।
तो म्यूटेशन पहले से ही हुआ होता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप से अपने आप को म्यूटेटेड नहीं कर देगा। आई बात समझ में कि नहीं है, बताइए। गरिमा, निकिता, सिया, टेल मी। यस सर। वेरी गुड। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इस चीज को, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। यू कैन नोट डाउन दिस। इसको इसको तो चलो नोट्स में मिल जाएगा, ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लो फटाक से। सर हमें नोट्स नहीं मिले आपके। मेरे नोट्स अभी भी नहीं मिले, और ये मैंने आज बात की यहाँ पे हमारे ऑफिस में कि बच्चे बोल रहे थे कि नोट्स नहीं मिला है, तो आज पता चला कि नोट्स नहीं भेजा गया था, नोट्स भेजा ही नहीं था उन्होंने। और वो अच्छा पीडीएफ भेजते थे, जो मैं लिखता था वो भेजते थे वो लोग, वो तो मिलता था ना। सर वो भी कई टाइम से नहीं मिला है। अरे मतलब जो लिखा हुआ, जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वो तो मिलता था ना पीडीएफ फॉर्म में। यस सर, पहले मिलता था लेकिन आजकल कई टाइम से नहीं मिला है, 2-3 लेक्चर्स का। मेरे लेक्चर का मैंने, क्योंकि हर टाइम मैं वो वीडियो भेजता हूँ, और मैंने उन्होंने मुझे ये कहा कि वो ये वाला पीडीएफ भेजते थे, मेरा हैंड रिटन वाला नोट्स नहीं भेजते थे। तो अभी मैंने उनको बोला है कि मेरा हैंड रिटन वाला जो नोट्स मैंने आपको भेजा है 1-2 लेक्चर के, वो भी आप उनको भेज दिया करो। वो मैंने आज ही बोला, ये लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही जस्ट मैंने बोला ये। मतलब आज का हमारा मेन टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन ही है। हम देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे, पर आज हम ये नेचुरल सिलेक्शन ही पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द नेचुरल सिलेक्शन इन डिटेल। तो नेचुरल सिलेक्शन ही पढ़ने वाले हैं हम आज। ये हो गया आपका नोट डाउन करके? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। देखो 4 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन है। एक को हम बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसके अलग अलग नाम भी है, इसको नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। या इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का स्पेलिंग मिल जाएगा आपको, मुझे पता है कि कैमरे में थोड़ा सा ये कट हो रहा है। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसको प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं। तीसरा है डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, या इसको डिसरप्टिव सिलेक्शन भी कहते हैं। और चौथा है बैलेंसिंग सिलेक्शन। सर बैलेंसिंग सिलेक्शन यहां पे नहीं आएगा, इसको इंटरमीडिएट सिलेक्शन कहते हैं।
ओके, नाउ ये बैलेंसिंग सिलेक्शन, ये डाइवर्सिफाइंग डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, और ये स्टेबलाइजिंग या इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। ये अलग अलग सिलेक्शंस हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहला सिलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट सिलेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सिर्फ लिख रहा हूं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, मैं यहां पे ये ग्राफ बना रहा हूं, और मैं यहां पे लिखूंगा इंडिविजुअल्स। मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का क्या यूनिट है? पॉपुलेशन की इंडिविजुअल? बताइए। पॉपुलेशन। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, थैंक यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? पॉपुलेशन की इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। हाँ, तो नेचर जो है वो कभी भी पूरे के पूरे पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है। अब कुछ लोग बोला मतलब क्या कि एक पॉपुलेशन 100 है, तो कभी भी पूरे के पूरे 100 के 100 लोग को सिलेक्ट नहीं करेगा। आप 99 बोल दो तो भी चल जाएगा, 99 बोल दो तो भी चल जाएगा, बट 100 के 100 कभी नहीं, पूरे के पूरे पॉपुलेशन कभी नहीं सिलेक्ट करेगा नेचर। वही कोविड-19 में देखा, सबके सब थोड़ी ना बचे, कुछ तो मरेंगे ना। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर। अब सीधी सी बात है, जैसा जीन्स होगा वैसे कैरेक्टर होंगे, जैसा जीन्स होगा वैसे कैरेक्टर होंगे। अगर जीन्स ही नहीं होगा तो कैरेक्टर भी नहीं दिखेंगे, पता है ना ये चीज। कैरेक्टर किस वजह से दिखता है? जीन्स की वजह से दिखता है। ओके, तो अब मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, और जो मैं एग्जांपल दूंगा दैट इज हाइट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की हाइट, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। चलिए, तो फिनोटाइप यहां पे है हाइट। फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या लूंगा मैं? हाइट। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक टॉल वाले हाइट होते हैं जो कि अबव 7 होते हैं, एक जो होते हैं वो मीडियम हाइट वाले होते हैं जो कि 5 से 7 फुट के रेंज में आते हैं। ये अबाउट 7 फुट। 7 फुट वाले से ऊपर अमिताभ बच्चन है ना, 7.2 है उसका। 5 to 7 फुट वाले, और बिलो 5 वाले, बिलो 5 फुट वाले। तो अब तुम मुझे जरा दिमाग लगा के बताओ कि हमारे इस पॉपुलेशन में ये 3 रेंज वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी हाइट 7 फुट से ज्यादा है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी हाइट 5 से 7 के बीच में है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी हाइट 5 फुट से कम है। तो हमारे पॉपुलेशन में कौन से लोग ज्यादा दिखते हैं वो बताओ, कौन से लोग ज्यादा दिखते? 5 से 7 वाले। यस, तो नेचर जो है वो कौन से इंडिविजुअल को ज्यादा सिलेक्ट करेगा? ये लोगों को ज्यादा सिलेक्ट करेगा। तो जो ग्राफ हमको मिलेगा वो ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। ग्राफ मतलब यहां पे नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन वो वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है
जो कि मीन कैरेक्टर के लिए है। मीन मतलब दोनों के बीच में है। समझ में आई मेरी बात? मतलब नेचर जो सिलेक्ट कर रहा है वो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है विथ मीन वैल्यू ऑफ ट्रेट आर फेवर्ड। मैं इधर लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, नेचर सिलेक्ट्स द इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहा है विथ मीन वैल्यू। मीन मतलब दोनों के बीच का, मीन वाले कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब ट्रेट, फिनोटाइप, मीन मतलब दोनों के बीच वाले कैरेक्टर को नेचर सिलेक्ट कर रहा है। ऐसे वाले इंडिविजुअल का नंबर इसके लिए ज्यादा है। मीन वैल्यू ऑफ ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, फिनोटाइप। बोलो ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? यस सर। यहाँ पे नेचर सिलेक्ट कर रहा है वो इंडिविजुअल्स को जो कि मीन वैल्यू ऑफ कैरेक्टर बताते हैं। ये है, इसके लिए इसको हम कहते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब बीच में, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है ये। तो ये पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखता है। स्टेबल करके रखना मतलब पॉपुलेशन को ज्यादा इधर भी नहीं झुकने दे रहा है, पॉपुलेशन को ज्यादा इधर भी नहीं झुकने दे रहा है, दोनों के बीच वाले कैरेक्टर को नेचर सिलेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम कहते हैं कि ऐसा सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखता है, मेक्स पॉपुलेशन मोर स्टेबल। अब तुम लोग सोचेंगे अरे भाई नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है? नेचर सिलेक्ट कर रहा है ना, नेचर सिलेक्ट कर रहा है। जैसे कि जिनकी हाइट बहुत छोटी है तो उनकी शादी भी जल्दी नहीं होती, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है उनकी भी, मतलब लड़कियां या लड़के पसंद नहीं करते, पर जिनकी हाइट मीडियम में है, मीडियम, उनको ज्यादा पसंद करेंगे। तो जिसकी बात है, सीधी सी बात है, जिसकी शादी होगी उसी के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो नेचर सिलेक्ट किसको किया? मीडियम हाइट वालों को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो छोटे हाइट वाले हैं उनके भी सिलेक्शन के चांसेस कम है, मतलब उनके शादी होने के चांसेस कम है, क्योंकि उनको ज्यादा लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। और जिनकी हाइट बहुत बड़ी है उनके भी चांसेस कम है, पर जो मीडियम साइज के उनके चांसेस ज्यादा है। बोलो समझ में आया ये चीज एवरीवन? यस। तो यहाँ पे इसको मैं कहूंगा स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, या इसको मैं कहूंगा नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, या इंटरमीडिएट सिलेक्शन भी कहूंगा। क्यों इंटरमीडिएट कह रहा हूं? क्योंकि दोनों के बीच वाले कैरेक्टर को नेचर सिलेक्ट कर रहा है। तो वही तो मैंने तुमको पहला एग्जांपल दिया, हाइट ऑफ ह्यूमन। दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं, बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन बेबी। अब एक ह्यूमन बेबी जो है, एक बेबी का जन्म होता है जब, तो बेबी का जो वेट होता है वो 3 से 4 किलो के बीच में होता है। कितना? 3 से 4 किलो के बीच में होता है। अगर बेबी का वेट 2 किलो या 2.5 किलो है या 3 किलो से कम है तो उसके डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बड़ी कमजोर है। और अगर बेबी ओवर वेट है, 5 किलो की है, तो भी उसके डेथ के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है वो भी। तो ज्यादा करके तुम लोग मेरे को बताओ कि जो बेबी पैदा होती है, मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर बताया। वेट एक कैरेक्टर है, वेट जो बेबी पैदा होती है, तो 3 कैरेक्टर वाले वेट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो बिलो 3 किलो, 3 to 4 किलो, और एक अबाउ 4 किलो। तो कौन से बच्चे आज के डेट में ज्यादा पैदा होते हैं? कौन से वाले? 3 to 4 kg। तो यहाँ पे नेचर सिलेक्ट किया, मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब इसको तुम लोग हाइट निकाल के वेट कर दो, वेट में यहाँ पे लगा दोगे बिलो 3 किलो, 3 to 4 किलो, अबाउ 4 किलो। तो नेचर ज्यादा करके बीच वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है, मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट वाले को सिलेक्ट कर रहा है। मतलब नेचर यहां पे भी शिफ्ट नहीं हुआ ना, यहां पे शिफ्ट हुआ, नेचर बीच में है यहां पे। इसके लिए इसको स्टेबल बोलूंगा। बोलो आया समझ में ये चीज? यस सर।
तो ये दो एग्जांपल तुम लोगों को याद रखना है, हाइट ऑफ ह्यूमन एंड बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन बेबी। इसके साथ हमने पढ़ लिया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एक चीज याद रखना लास्ट में कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से इवोल्यूशन ज्यादा होने की, मतलब इवोल्यूशन जो है ज्यादा नहीं होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से। इवोल्यूशन होने के लिए कुछ डिफरेंट होना है, कुछ अलग, कुछ नया। हमेशा तो नेचर मीन वैल्यू को ही सिलेक्ट कर रहा है, पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमको। नेक्स्ट आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। सेम यहां पे मैं लिखूंगा इंडिविजुअल्स, और यहां पे मैं लिखूंगा फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा है और यहाँ पे फिनोटाइप लिखा है। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिज्म मतलब मेलानिन पिगमेंट, पता है ना, जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा वो ब्लैक कलर का होगा, जिसमें मेलानिन पिगमेंट कम है वो ब्लैक कम होते जाएगा। तो जो काले होते हैं बहुत, उनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। जो थोड़े गोरे हैं, बहुत गोरे हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ही कम है। और जो गेहुए कलर के हैं, विटिश कलर के हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट मॉडरेट है। तो फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑफ पेपर्ड मॉथ, मतलब वही पेपर्ड मॉथ क्या था, वही बिस्टन बिटुलेरिया, वो जो हम लोगों ने अभी इंग्लैंड में पढ़ा, पॉल्यूशन होने के पहले, पॉल्यूशन होने के बाद, वही चीज है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑफ पेपर्ड मॉथ ये एक बेस्ट एग्जांपल है। कि तुमको दो फिनोटाइप वाले पेपर्ड मॉथ दिख रहे थे। कौन सा फिनोटाइप वाले? एक व्हाइट विंग वाले मिल रहे थे, व्हाइट विंग वाले मॉथ मिल रहे थे, और एक ब्लैक विंग वाले मॉथ मिल रहे थे। ठीक है, चलो एक और ग्राफ तुम लोगों के इसके लिए बना देता हूं। यहां पे भी व्हाइट विंग, ब्लैक विंग। तो मैं यहां पे बोल दे रहा हूं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे बताओ कौन से मॉथ ज्यादा थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले कौन से मॉथ ज्यादा थे? टेल मी। ब्लैक। अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ब्लैक वाले थोड़ी ना ज्यादा थे, व्हाइट ज्यादा थे। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ ही नहीं था तो पॉल्यूशन ही नहीं होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? इंडस्ट्रीज बनना। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं आई है, तो पॉल्यूशन ही नहीं हुआ है। अगर पॉल्यूशन नहीं हुआ है तो लाइकन्स ग्रो होंगे। लाइकन्स का कलर व्हाइट है तो पेड़ की डालियां भी व्हाइट होंगी, तो व्हाइट मॉथ छिप जाएंगी और ब्लैक मॉथ ज्यादा दिखेंगे। इसके लिए वो शिकार बन जाएंगी बर्ड्स की। इसके लिए व्हाइट विंग ज्यादा थे और ब्लैक वाले कम थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले। तो ग्राफ ऐसा था। है ये नहीं, मतलब नेचर ने किसको सिलेक्ट किया था? ये तो इंडिविजुअल्स ही लिखूंगा मैं। नेचर ने कौन से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले? व्हाइट विंग को। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी लिख सकता हूं।
अब आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? अब आपको पता है कि ब्लैक विंग वालों का नंबर ज्यादा होगा और व्हाइट विंग वालों का नंबर कम होगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि नेचर यहाँ पे भी जो सिलेक्ट कर रहा है, क्या दोनों के बीच के सिलेक्ट कर रहा है कि किसी एक एंड पे जा रहा है? इस केस में मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी एक एंड पे जा रहा है। यहां पे भी नेचर क्या दोनों के बीच का सिलेक्ट कर रहा है कि किसी एक एंड की तरफ जा रहा है? नेचुरल सिलेक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है। यस, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेचर यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल क्यों बोला? क्योंकि नेचर मीन वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर रहा है, नेचर एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है। वो एक्सट्रीम या तो ये हो सकता है, वो एक्सट्रीम या तो ये हो सकता है, पर दोनों के बीच का सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो नेचर कोई एक ही एक्सट्रीम सिलेक्ट कर रहा है। यहां पे इस केस में ये वाला एक्सट्रीम एंड सिलेक्ट कर रहा है, इस केस में ये वाला एक्सट्रीम एंड सिलेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा कि इस केस में जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर सिलेक्ट द इंडिविजुअल, मैं लिखूंगा, इधर लिखता हूं, नेचर सिलेक्ट्स द विजुअल्स, ठीक है, विथ, वो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहा है नेचर विथ वन ऑफ द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड, किसी एक ही एंड, मैंने बोला दोनों एंड नहीं, मैंने इसके लिए लिखा विथ वन ऑफ द एक्सट्रीम, वन ऑफ द मतलब कोई एक ही एंड वाले कैरेक्टर को, विथ वन ऑफ द एक्सट्रीम ट्रेट और एक्सट्रीम वैल्यू। समझ में आई बात? मतलब एट अ टाइम नेचर कोई एक ही एक्सट्रीम वाले ट्रेट को सिलेक्ट कर रहा है। इसमें भी नेचर किसी मतलब इस टाइम पे किसी एक ही वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है, किसी एक ही वाले क्या हम कहते हैं एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट कर रहा है। समझ में आई बात ये चीज की नहीं? बताइए। यस, टेल मी निकिता, गरिमा, आ रहा है समझ में? जो लिखा है वो, ये जो लिखा है समझ में आया? यस डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब यही है कि ये डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में नेचर वो वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है, द इंडिविजुअल्स विथ वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, one of the extreme value of trait are favored at one time. लिख लो, नोट डाउन किया ये चीज? यस सर। ओके, नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन तीसरे टाइप का आ रहा है, जिसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहेंगे। देखो इस केस में क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज याद रखना कि इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, वो भी एग्जांपल हो सकता है कि नहीं? एग्जांपल 2, यस सर। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, पहले रेजिस्टेंट वालों का नंबर कम था और सेंसिटिव वालों का नंबर ज्यादा था, अब रेजिस्टेंट वालों का नंबर ज्यादा है और सेंसिटिव वालों का कम है, तो मैं ये भी एग्जांपल ले सकता हूं। सेम यहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंट, डीडीटी सेंसिटिव, ये आज के डेट में रेजिस्टेंट का नंबर ज्यादा है, पहले क्या था, रेजिस्टेंट का नंबर कम था और सेंसिटिव का नंबर ज्यादा था। एक और एग्जांपल ले सकता हूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, पहले से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे और एंटीबायोटिक सेंसिटिव थे, पर एंटीबायोटिक सेंसिटिव का नंबर ज्यादा था क्योंकि एंटीबायोटिक डिस्कवर ही नहीं हुआ था। जब एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया
लोग एंटीबायोटिक डालने लगे तब सेंसिटिव वाले मरने लगे और रेजिस्टेंट वाले बढ़ने लगे। तो तीसरा एग्जांपल भी मैं ले सकता हूं, एग्जांपल 3, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक, याद रखना ये। चलिए आगे आते हैं। डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन में मैं सेम यहां पे मैं लिखूंगा इंडिविजुअल्स और यहां पे मैं लिखूंगा फिनोटाइप। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, शेल कलर ऑफ मरीन लिम्पलेट। ये मरीन लिम्पलेट क्या थी? ये स्नेल थी एक, ये एक टाइप की क्या है? स्नेल है। और ये स्नेल जो थी 7 अलग अलग कलर के स्नेल अवेलेबल थे, 7 अलग अलग कलर के। मतलब आप देख रहे हो ये ऐसे अलग अलग कलर के स्नेल थे। तो इसमें एक कलर की जो स्नेल थी वो ब्लैक कलर की थी और एक कलर की जो स्नेल थी वो थोड़ी बहुत व्हाइट थी। और ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत सारे कलर के स्नेल थे। कौन से होंगे? ऑरेंज, येलो, ठीक है, और भी अलग अलग कलर के होंगे। अब तुम मेरी एक बात याद रखो ध्यान से कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है, यहाँ पे कलर एक करके कैरेक्टर आ गया, कलर ऑफ शेल। तुमको पता है ना स्नेल को शेल होता है, तो वो शेल का कलर था। कुछ ब्लैक शेल के कलर वाले स्नेल थे, कुछ व्हाइट कलर के शेल वाले स्नेल थे, कुछ येलो कलर के शेल वाले स्नेल थे, कुछ ऑरेंज कलर के शेल वाले स्नेल थे। ऐसे 7 कलर के शेल वाले अलग अलग स्नेल थे इस कैटेगरी इसमें। अब यहां पे होता क्या था कि जो ब्लैक वाले शेल होते थे, ब्लैक कलर के शेल वाले जो स्नेल होते थे, ब्लैक शेल वाले स्नेल, उनके बचने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि ब्लैक वाले भी रॉक्स पे बैठते थे, समुद्र में पानी के अंदर रॉक्स पे बैठते थे। तो रॉक जो होती है, पत्थरें, वो भी काली होती है, ब्लैक कलर की होती है ऑलमोस्ट। तो ब्लैक वाले शेल वाले स्नेल ज्यादा अच्छे से नहीं दिख पाएंगे उनके प्रीडेटर को, जो उनको खाने आता है। तो ब्लैक शेल वाले बचते गए, तो इसके लिए उनका नंबर आज ज्यादा है। तो अगर कलर की बात करूं तो मैं यहां पे कलर में बोलता हूं कि एक ब्लैक कलर वाले है और ये व्हाइट कलर वाले हैं। और ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो जो कलर आते हैं, यहां पे ले लो ब्राउन, यहां पे ले लो येलो, यहां पे ले लो पिंक, ऑरेंज, ठीक है, अलग अलग कलर ले लो। एक और कलर ले लो जैसे कि जैसे कि पर्पल, ब्लू ले लो या ग्रे। ग्रीन। हाँ, ग्रे, ग्रे, यस। तो हुआ क्या, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको एक्चुअल में। हाँ, हो सकता है कि ब्लैक की जगह पे ग्रे होगा। अब जो ब्लैक वाले थे उनके बचने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि वो रॉक्स पे होंगे और रॉक्स का कलर भी ब्लैक होता था और उसके ऊपर ब्लैक स्नेल बैठा है, तो उनके प्रीडेटर उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कलर मैच हो गया तो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए इनका नंबर ज्यादा था, तो नेचर ने इनको सिलेक्ट किया। अब व्हाइट वाले जो थे वो भी कलर उनका सेम हो गया, क्यों? क्योंकि रेती का कलर भी व्हाइट होता है समुद्र में। रेती का जो कलर था वो भी ऑलमोस्ट व्हाइट था। तो जो व्हाइट वाले थे उनके भी बचने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि वो रेती पे थे, तो वो भी प्रीडेटर को आसानी से नहीं दिखते थे, तो उनका भी नंबर ज्यादा था। बट जो बीच वाले थे
उनका कलर होने की वजह से वो आसानी से दिख जाते थे। अगर वो रॉक्स पे बैठे हैं तो भी दिख जाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है और उसमें येलो, पिंक, ऑरेंज या ब्राउन है तो भी दिख जाएगा। या जो रेती पे है वो भी दिख जाएगा। तो इसके लिए इनका नंबर कम है। तो यहां पे जो सिलेक्शन हुआ है वो मीन वैल्यू नहीं हुआ है, वो भी कोई ऐसा एंड नहीं हुआ है, कोई एक एंड नहीं हुआ है, दोनों भी एंड्स हुए हैं। मतलब यहां पे नेचर ने जो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया है, वो इंडिविजुअल्स क्या किसी एक ही एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर का था कि दोनों भी एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर के हैं? दोनों एक्सट्रीम। इसी के लिए इसको डाइवर्सिफाइंग कहते हैं। अगर एक ही एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर का होता तो मैं डायरेक्शनल कहता, मतलब सिलेक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है तो मैं डायरेक्शनल कहता। यहां पे मैं डायरेक्शनल नहीं बोल सकता, इसको मैं डाइवर्सिफाइंग बोलूंगा। डाइवर्सिफाइंग मतलब बोथ द एक्सट्रीम वाले फिनोटाइप के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। मैं इधर लिखता हूं सिंपल लैंग्वेज में, नेचर सिलेक्ट्स बोथ दी, नॉट ओनली वन, वहां पे सिर्फ एक ही था, बोथ दी एक्सट्रीम ट्रेट मतलब कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया है। बोलो आ गया ये चीज समझ में कि नहीं? बताइए। यस सर। तो ये था तीसरा टाइप का नेचुरल सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन जो है वो बड़ा ही रेयर है। इसके बारे में मैं एक दो पॉइंट लिख दूं कि ये वाला जो सिलेक्शन है इसके होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये वाला जो है वो बड़ा ही रेयर है, बट इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा वेरिएशंस मिल रहा है। बेस्ट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप के सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन को दोनों भी चेंज दिखा रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे दो दो चेंजेस हो रहे हैं। जबकि डायरेक्शनल सिलेक्शन में तो एक ही चेंज हो रहा था, एक ही चीज बढ़ रहा था। हाँ चेंज तो हो रहा है पर एक ही जगह से हो रहा है, पर यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो दोनों जगह से हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज और ज्यादा हो रहा है इस केस में। तो इसके लिए इसको बेस्ट बोला गया है, पर ये रेयर है, इसके होने के चांसेस कम दिखते हैं। जबकि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो हमको दिखता है पीछे वाला, ये वाला, तो ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है ये मोस्ट कॉमन है। ये ज्यादा करके हमको आज के डेट में कौन से सिलेक्शन दिखते हैं? डायरेक्शनल दिखते हैं। जैसे कि पहले डीडीटी रेजिस्टेंट वाला मच्छर था और डीडीटी सेंसिटिव था, तो अब रेजिस्टेंट का नंबर बढ़ रहा है, वैसे तो ये ज्यादा कॉमन है। तो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके साथ हमने 3 टाइप के सिलेक्शन कर लिए। लास्ट टाइप का एक सिलेक्शन याद रखना जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या है। आपको पता है कि एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, तो वो पर्सन भी क्या रहेगा? नॉर्मल, क्योंकि दोनों भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। ठीक है, हमारे अंदर 2 अलील है, राइट? सो एक है HbN HbS, मतलब HbN वाला जो अलील है ना वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल अलील है। और HbS वाला जो अलील है ना, ये वाला मतलब अलील सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया। पता है ना ये बीमारी तुम लोगों को? यस सर। तो याद रखना कि ये वाला जो अलील है ना वो एक्चुअली रिसेसिव है। ये वाला अलील कैसा है? रिसेसिव है। तो सिकल सेल दिखने के लिए हमको, जिनको सिकल सेल एनीमिया होना है,
उनके लिए दोनों भी क्या चाहिए हमको, दोनों भी म्यूटेंट अलील चाहिए। तो ये नॉर्मल अलील नहीं है, ये वाला जो अलील है वो एक्चुअली म्यूटेंट अलील है। ये एक्चुअली क्या है, म्यूटेंट अलील है। तो सिक्कल सेल दिखने वालों में दो, अगर दिखना है सिक्कल सेल एनीमिया, तो ये जो एचबीएस है उनके केस में उनको क्या हो जाएगा, सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा और वो मर जाएंगे, क्योंकि उनमें आरबीसी बराबर बना नहीं होगा। तो कहां से जी पाएंगे वो, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं, आरबीसी बराबर नहीं बना होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, राइट। जबकि ये वालों को हम कहते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब है कि इनके अंदर वो जीन है, दे स्टिल कैरी द जीन, बट उनको सिक्कल सेल एनीमिया नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनमें एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, तो डोमिनेंट वाले का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। आई बात समझ में? मैंने पहले ही बोला आपको दो टाइप के अलील है, एचबीएन एचबीएस। ये वाला अलील जो है वो डोमिनेंट है, ये मैं इधर लिख भी दे रहा हूं। ये वाला अलील कैसा है, डोमिनेंट अलील है, और ये वाला रिसेसिव अलील है। तो सीधी सी बात है, दो रिसेसिव मिलेंगे तब जाके वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो सिक्कल सेल एनीमिया दिखने के लिए दोनों भी अलील क्या चाहिए हमको, म्यूटेंट वाले अलील चाहिए, एचबीएस वाले चाहिए, ये वाले। और ये दोनों भी नॉर्मल होंगे, मतलब ये दोनों भी एक्चुअली क्या है, इनको सिक्कल सेल एनीमिया हुआ होगा क्या, नहीं। बट याद रखना, इसको मैं कैरियर बोलूंगा, इसको सिक्कल सेल एनीमिया तो नहीं हुआ है, बट इट इज स्टिल द कैरियर, क्योंकि उसने जीन कैरी किया है तो वो पास करेगा। तो अफ्रीका में हमको, अफ्रीका में ये देखा गया कि लोगों को उधर सिक्कल सेल एनीमिया होता था बहुत ज्यादा और वो मर जाते थे। उधर मलेरिया भी बहुत होता था लोगों को। अब मलेरिया का तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? निकिता बताइए। जी। तो तुमको पता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया जो है, मलेरिया बीमारी में वो जो प्लाज्मोडियम है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट का आरबीसी चाहिए, बराबर। यस सर। पर उसके लिए आरबीसी नॉर्मल शेप होना चाहिए, मतलब वो आरबीसी का जो कलर है, वो आरबीसी का जो शेप है वो सर्कुलर होना चाहिए। जबकि सिक्कल सेल के केस में आरबीसी कैसा हो जाता है, ऐसा सिक्कल शेप का आरबीसी हो जाता है। और अगर ऐसा वाला आरबीसी है तो वो मलेरिया, वो जो मलेरिया वाला पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पर जिनका आरबीसी बराबर से आगे से सर्कुलर है, उनके केस में मलेरियल पैरासाइट बड़े आसानी से अपना लाइफ साइकिल कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हो? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिनका आरबीसी सर्कुलर है उनके अंदर मलेरियल पैरासाइट बड़े आसानी से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और मलेरिया कॉज करेगा। पर जिनका आरबीसी सिक्कल शेप है उनके केस में वो मलेरियल पैरासाइट जो है, ठीक है, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। तो अब क्या हुआ कि अफ्रीका में क्या देखा गया, अफ्रीका में कि जिनमें ये, वो तो मर जाएंगे, ठीक है, इनको तो ये तो मर ही जाएंगे। अफ्रीका में ये देखा गया कि कैरियर वालों का नंबर ज्यादा है। ये जो कैरियर है ना, इनका नंबर ज्यादा था। क्यों? क्योंकि कैरियर वाले के अंदर दो अलील था, एक एचबीएन था और एक एचबीएस था। आपको पता है ये जो एचबीएस वाला अलील था, ये प्लाज्मोडियम को किल कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था? किल कर दे रहा था। मतलब ये अलील होने की वजह से वो जो कैरियर लोग थे, कैरियर लोग क्यों ज्यादा थे? क्योंकि कैरियर के अंदर एक ही जीन था, तो उनको सिक्कल सेल एनीमिया भी नहीं हो रहा था और मलेरिया भी नहीं हो रहा था। आपको पता है कि ये वाले लोगों को सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है। कैरियर वालों पे फोकस करो अभी, कैरियर वाले पे। कैरियर वाले को सिक्कल सेल एनीमिया तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें एक जीन डोमिनेंट है, वो है नॉर्मल जीन, इसके लिए वो नॉर्मल है। पर क्योंकि वो लोग के पास एक ही कैरियर जीन है, तो वो कैरियर जीन क्या कर रहा था, प्लाज्मोडियम को किल कर दे रहा था, तो मलेरिया कभी नहीं हो रहा था इनको। तो नेचर ने यहां पे इसके लिए सिलेक्ट किया म्यूटेंट जीन को, क्योंकि एचबीएस वाला एक जीन कैसा जीन था, म्यूटेंट जीन था, ये म्यूटेंट अलील था और ये नॉर्मल अलील है।
तो इसके लिए इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचर ने आज अफ्रीका में म्यूटेंट अलील को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, आज वहां पे उल्टा म्यूटेंट अलील वाले भी है, क्योंकि उसका एक बेनिफिट देखा, नेचर ने देखा कि भाई जिनको म्यूटेंट अलील है वो लोगों में मलेरिया नहीं होगा, तो उनके मरने के चांसेस कम होंगे, पर जिनमें ये नॉर्मल थे वो जल्दी मर रहे थे क्योंकि उनको मलेरिया हो जा रहा था। तो बैलेंसिंग सिलेक्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नेचर ने म्यूटेंट अलील और नॉर्मल अलील को आज बैलेंस बना के रखा है, क्योंकि एक म्यूटेंट अलील और एक नॉर्मल अलील होने से फायदा ये हो रहा है कि जिसके पास एक म्यूटेंट अलील है और एक नॉर्मल अलील है, उन लोगों को सिकल सेल एनीमिया भी नहीं होगा और मलेरिया होने के भी चांसेस कम है उनको, क्योंकि म्यूटेंट अलील पैरासाइट को किल कर देता है। इसके लिए नेचर ने म्यूटेंट अलील को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया है, नेचर ने अभी भी म्यूटेंट अलील को रखा है, मतलब नेचर ने म्यूटेंट अलील और नॉर्मल अलील को बैलेंस करके रखा है। इसके लिए इसको क्या बोला? बैलेंसिंग सिलेक्शन। बोलो मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिया, निकिता बताइए। यस सर। तो इसी के साथ हमने आज टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट किया है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। मैं ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बस खत्म ही कर देना है, मैं इसके लिए आराम से जा रहा हूं टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आपको समझ में आए हमारा एक्चुअल में टॉपिक क्या है। ये वाला हम पढ़ रहे हैं कि किन किन चीजों से इवोल्यूशन होता है। तो मैं तुमको लास्ट लेक्चर में जेनेटिक जीन माइग्रेशन पढ़ा था लास्ट में, आज मैं पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन। संडे को अब मेरा लेक्चर है, संडे को जब हम मिलेंगे तो हम ये टॉपिक कंप्लीट करने के साथ एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, दैट इज हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम, वो हम कंप्लीट करेंगे।